अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं स्टेट क्राफ्ट। मैं हूं सैयद मुजम्मिल शाह। गुज़श्ता हफ्ते की सबसे बड़ी डेवलपमेंट की अगर बात की जाए तो वो तहरीक इंसाफ से बल्ले का निशान वापस लिए जाने के हवाले से थी। इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था PTI का, उसमें ये कहा गया कि बेज़ाब्तगियाँ हैं और उसी की बुनियाद पर उस इलेक्शन को नल एंड वॉइड करार दिया गया। बैरिस्टर गौहर जो कि नए चेयरमैन तहरीक इंसाफ थे, उनको अपने ओहदे से हटाया गया और साथ साथ ये भी कि जो इंतखाबी अमल था तहरीक इंसाफ के अंदर एक नए चेयरमैन के इंतखाब का, जिस पर अकबर एस बाबर साहब की तरफ से भी एतराज़ात थे और कुछ और लोगों की तरफ से भी, उस पर ये बड़ी डेवलपमेंट सामने आई कि अब तहरीक इंसाफ को अगर तो बल्ले का निशान चाहिए तो उनको अदलिया का दरवाज़ा खटखटाना पड़ेगा, जिसके लिए कहा यह जा रहा है कि पेशावर हाई कोर्ट से वो रजू करेंगे और हो सकता है कि वहाँ से भी अगर उनको फेवरेबल फ़ैसला नहीं मिलता तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट का रुख करें। लेकिन इसके साथ साथ जो एक हैरानकुन चीज़ हुई वो ये है कि बेशक ये कहा गया कि तहरीक इंसाफ के पास वो मौके नहीं है इलेक्शन कंटेस्ट करने के जो बाकी पार्टीज़ के पास हैं, लेकिन जो डाटा और फिगर्स अब तक सामने आ रहे हैं कागजात नामजदगी जमा करवाने के हवाले से, उसमें तहरीक इंसाफ का पहला नंबर दिखाई दे रहा है। और इससे ये सवाल भी पैदा होता है कि आया कर्टेल करने के हवाले से PTI को बात की जाती है, इलेक्शन कमीशन की जानिबदारी की बात की जाती है, लेकिन क्या तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारान को रोकने में ये प्रेशर कामयाब हुआ है कि वो कागजात ना जमा करवा सकें? इसके साथ साथ ये कि जो मुल्क के अंदर सियासी माहौल है उस पर लेवल प्लेइंग फील्ड के जो दावे किए जाते हैं और जो रिफ्यूट भी किए जाते हैं उनमें कितनी सदाकत है, और ये भी कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें नवाज़ शरीफ साहब की वापसी का जो कॉन्टेक्स्ट है वो किस तरह डेवलप हो रहा है। बिलावल साहब जो बात कर रहे हैं कि बड़े पैमाने पर हम रिफॉर्म्स करेंगे और 17 मिनिस्ट्रीज़ को ख़त्म ही कर देंगे, इन दावों में कितनी हकीकत है और पार्टीज़ के मंशूर क्या हैं? इसी से हम गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। हमारे साथ मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब हैं, सीनियर सियासतदान हैं। बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा साहब आपके वक्त का। ये बताइएगा कि इलेक्शन की अगर हम बात करें तो 1-2 हफ्ते हो चुके हैं जब ये वीडियो सरफेस कर रही हैं रिपीटेडली कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उम्मीदवारान से, या फिर ऐसे सूरत हाल पैदा की जा रही है कि वो अपने कागजात जमा ना करवा सकें। आपने ये भी देखा होगा कि परवेज़ इलाही साहब की जो बेगम हैं वो क्या कह रही थी मीडिया पर आकर, वो क्लेम ये कर रही थी कि उनको भी पेपर सबमिट नहीं करवाने दिए जा रहे। क्या लगता है कि इस सारे पॉलिटिकल रिप्रेशन कहा जाए इसको, और इस दौर में अगर इलेक्शन होता है तो स्टेबिलिटी वापस आ सकती है पाकिस्तान में? देखिए, पहली चीज तो ये है कि प्री पोल एनवायरनमेंट काफी हद तक खराब हो चुका है। इलेक्शन प्रोसेस के अंदर एक प्री पोल एनवायरनमेंट है और एक पोलिंग डे होता है। तो प्री पोल एनवायरनमेंट के बारे में तो आपको शकूक व शुबहात ही नहीं है कि वो इतना टॉक्सिक हो चुका है कि एक पॉलिटिकल पार्टी के लिए तो स्पेशली मुश्किलात हैं, जहां पर एक और स्पेसिफिक पॉलिटिकल पार्टी के लिए रास्ता साफ किया जा रहा है। लेकिन इन तमाम चीजों के जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो मुल्की सियासत पर अच्छे नहीं होंगे, इसलिए कि हमें पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की जरूरत है ताकि हमारे यहाँ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आ सके। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इन इंतखाबात, कंट्रोवर्शियल इंतखाबात के नतीजे में तो फिर मुश्किल होगा, जिस तरह 2018 के इलेक्शंस के नतीजे में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं आ सकी और कंटिन्यूसली जो जमातें जिन्होंने समझा कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, RTS का फेलियर हुआ है और हमें हमारे हक से महरूम किया गया है, तो सड़कों पर हैं। तो इसी तरह अगर इस इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में कोई जमातें समझती हैं या जमात समझती है कि उनके साथ ज्यादती हुई है तो फिर वो भी सड़कों पर होंगे। तो इस वक्त जरूरत तो इस चीज की है कि हम सियासी इस्तेहकाम लेकर आए ताकि जो पाकिस्तान की मईशत है जो अपने आखिरी वेंटिलेटर के ऊपर है तो उसको संभाला दिया जा सके। हम इस तरह कंटिन्यू तो नहीं कर सकते कि IMF से अगर एक किस्त ना आए तो हम कंट्री शुड बी एट द वर्ज ऑफ डिफॉल्ट। हमें इस सूरत हाल से निकालना है मुल्क को, और मुल्क को निकाल हम सिर्फ इसी सूरत में सकेंगे अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हो और किसी पॉलिटिकल पार्टी को या किसी फरीक को उन इलेक्शंस पे एतराज ना हो। अच्छा, और जो टेक्निकल मौजू हमने देखा इलेक्शन कमीशन की तरफ से पिछले हफ्ते की जो बड़ी डेवलपमेंट है कि बल्ले का निशान PTI से ले लिया जाना, आपको लगता है कि PTI को नुकसान होगा इसका, या फिर आजकल सोशल मीडिया का दौर है और डिसेमिनेशन ऑफ इंफॉर्मेशन इज़ वेरी इजी, तो निशान छिन जाने से भी कोई बड़ा फ़र्क नहीं पड़ेगा? देखिए, निशान छिनने से फर्क तो पड़ेगा। फर्क इस तरह पड़ेगा कि जो PTI का वोटर है उसके लिए इंसेंटिव क्या रह जाएगा बाहर निकलने के लिए, जहां पर सारे कैंडिडेट्स जो होंगे उनको आजाद इलेक्शन कंटेस्ट करना पड़ेगा
और हर हलके में अभी मैं देख रहा हूं कि 8 से 10 जो पीटीआई के नॉन कैंडिडेट्स हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो अपने नॉमिनेशन पेपर्स जमा करा चुके हैं। तो एक अटर कंफ्यूजन होगी, हर कोई यही क्लेम कर रहा होगा कि वो पीटीआई का असल कैंडिडेट है, और निशान उनके पास कोई और होगा, किसी के पास छतरी होगी तो किसी के पास बोतल होगी, किसी के पास टाइपराइटर होगा। सब ने इमरान खान साहब की तस्वीरें पीछे लगा रखी होंगी, क्योंकि सेंट्रल अथॉरिटी तो कोई रही नहीं। एक मीडिया ब्लैकआउट है, कोई किसी को अंदाजा नहीं हो पाएगा कि कौन सा आजाद कैंडिडेट असल में पीटीआई का कैंडिडेट है। तो इस वजह से मैं समझता हूं कि इलेक्शंस के अंदर जो टर्नआउट है वो भी इफेक्ट होगा। जो पीटीआई का वोटर है वो उस कंफ्यूज्ड सूरत हाल में इतनी बड़ी तादाद में बाहर नहीं निकल पाएगा, निकलेगा नहीं, उसके लिए कोई इंसेंटिव नहीं होगा, और अगर इंसेंटिव होगा भी सही तो आगे कंफ्यूजन इतनी होगी कि विच कैंडिडेट टू वोट फॉर। मुस्तफा साहब, ये बताइए कि आप नवाज शरीफ साहब को निज़ाम का लाडला कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि उनकी फेवर में पीटीआई के लिए एक लेवल प्लेइंग फील्ड इंश्योर नहीं किया जा रहा। आपको नहीं लगता कि बेनिफिशरीज नवाज शरीफ साहब के अलावा और भी हैं, दीगर पार्टीज भी हैं जिनके लिए मैदान है किसी हद तक? पंजाब मेन बैटल ग्राउंड है, पंजाब की सबसे ज्यादा नशिस्तें कौमी असेंबली में, और यहाँ पर जो मेन कंपेटिटर था मियां नवाज शरीफ साहब का, वो तहरीक इंसाफ थी, इमरान खान साहब थे। तो यहाँ पर उनके लिए तो एक रास्ता तकरीबन साफ हो गया। जहां तक सिंध का ताल्लुक है तो वहां पर पीपल्स पार्टी काफी मजबूत है, तहरीक इंसाफ मौजूद नहीं है उस तरीके से जिस तरह पंजाब में है। और बलोचिस्तान अगर हम देखें तो वहां पर सूरत हाल ही अक्सर मुख्तलिफ है, वहां पर बाप पार्टी मौजूद है, दीगर सियासी जमातें वैसे ही वहां पर कमजोर हैं। और खैबर पख्तूनख्वा में बिलाशुबा पीटीआई की बहुत ज्यादा पॉपुलैरिटी है, और इस निशान के विड्रॉ होने के बाद वहां पर क्या सूरत हाल बनती है, ये अभी ओनली टाइम। सरफराज बुगटी साहब की पीपल्स पार्टी में इंक्लूजन ने सरप्राइज किया आपको? कोई खास सरप्राइज तो नहीं किया। सरफराज भाई इज अ वेरी डियर फ्रेंड। बहरहाल ये सुनने में आ रहा था कि वो कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करेंगे, अपनी पोजीशन से रिजाइन करेंगे बतौर इंटीरियर मिनिस्टर, और फिर अब उनका नाम इलेक्शंस के बाद मुतवक्के वजीर आला के कैंडिडेट्स के तौर पे भी लिया जा रहा है। तो आई विश हिम वेल। लेकिन निगरान हुकूमत का हिस्सा होने के फौरन बाद अगली हुकूमत के लिए भी एस्पायर करना लीगल है? इसके ऊपर जो लीगल बार है वो अगर आप कंटिन्यू करते हैं एज मिनिस्टर और एज अ मेंबर ऑफ द केयरटेकर गवर्नमेंट, अगर शेड्यूल आने से पहले आप रिजाइन कर देते हैं तो मेरे ख्याल से फिर उसमें इस तरह की कोई कबाहत मौजूद नहीं है। अच्छा, बिलावल भुट्टो साहब के आप तर्जुमान रह चुके हैं। लियारी की नशिस्त को हमेशा कहा जाता है कि भुट्टो ख़ानदान का स्ट्रॉन्ग होल्ड है वहाँ पे। 2018 में तो उनको डिफीट हुई उधर से, लेकिन इस बार तो कागजात ही दाखिल नहीं करवाए। आपको लगता है ग्राउंड रियलिटी कुछ समझ रही है पीपल्स पार्टी भी? देखिए, ये अब तमाम जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं मेरे ख्याल में तो वो सारी की सारी काफी हद तक डिटैच हो चुकी हैं। इस वक्त कोई प्रिंसिपल पॉलिटिक्स नहीं हो रही, कोई नजरियात के ऊपर पॉलिटिक्स नहीं हो रही। पॉलिटिक्स का नाम सिर्फ इस दौर में ये रह गया है कि आप कबूलियत हासिल कर पाते हैं या नहीं, और इसी वजह से जो अवाम के इश्यूज हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज के लिए इतने अहम नहीं रह गए। आपके खुद इल्म में होगा कि इस वक्त, और जाहिर बात है इलेक्शन का शेड्यूल आ चुका है, कैंडिडेट्स मैदान में उतरे हैं, कॉर्नर मीटिंग्स लोग करना शुरू हो गए हैं, लेकिन जिन जमातों से उनका ताल्लुक है उन जमातों के मंशूर अभी तक सामने नहीं आए। तो ये अहमियत देती हैं जमातें इस मुल्क के पॉलिटिकल प्रोसेस को, इस मुल्क के अवाम को, कि जिनकी जिंदगी बेहतर करने की वो सुबह शाम राग अलापते हैं, कि अभी तक वो मंशूर तैयार नहीं कर सकी। तो और ये इस वक्त हम 3 बड़े क्राइसिस में घिरे हुए हैं। एक पॉलिटिकल क्राइसिस है, फिर इकोनॉमिक क्राइसिस है, और सिक्योरिटी क्राइसिस है। और जमातें माशाल्लाह इन तीनों किसी भी क्राइसिस का हल पेश नहीं कर सकी। आज मैं अखबारात की हेडलाइंस देख रहा था कि जो खवातीन की मखसूस नशिस्तों के टिकट्स दिए गए हैं तमाम जमातों की जानिब से, तो हेडलाइन ये थी कि वही पुराने चेहरे। मुस्तफा साहब, आपकी नई पार्टी का लोग इंतजार करते रहे, लेकिन अब कहा यह जा रहा है कि इलेक्शन के बाद शायद आप अनाउंस करेंगे किसी नई पार्टी को कंट्रोवर्सी से बचने के लिए। तो कैसे अंदाज़ा लगाए आपका वोटर कि आपका जो मैंडेट अगर बनता है तो फिर आप किस पॉलिसी को परसू करेंगे, आइडियोलॉजिकली कहाँ लाए करेंगे आप? देखें, सबसे पहली चीज तो ये है कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी हो
उसके अंदर इंटरनल डेमोक्रेसी होनी चाहिए, और जमात की जो चेयरमैनशिप है या जमात की जो सरबराही है वो विरसे में आगे ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। मेरा तो ख्याल यही है कि 2 टर्म्स होनी चाहिए, और 2 टर्म्स के बाद नए लोगों को मौका मिलना चाहिए, ताकि कोई भी अगर पॉलिटिकल वर्कर किसी भी उस पार्टी को ज्वाइन करता है तो उसके जहन में ये एक ऑब्जेक्टिव हो कि यार हाँ, मैं भी इस पार्टी का एक दिन सदर बन सकता हूँ या सरबराह बन सकता हूँ। बाकी मेरे ख्याल में लिबरल और प्रोग्रेसिव पाकिस्तान जो जिन्ना साहब की ख्वाहिश थी, जिस आइडियल से हम बहुत दूर चले गए हैं, और एक लेफ्ट ऑफ द सेंटर पॉलिटिक्स की बहुत गुंजाइश है पाकिस्तान में, तमाम जमातें दाएं बाजू की जमातें हैं, तो अगर एक लिबरल प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स की जाए इस मुल्क के अंदर, उसकी अलमबरदार हो, तो काफी वैक्यूम है। और पीपल्स पार्टी एक जमाने में इसी सोच की अलमबरदार समझी जाती थी, और उस सोच के पीछे जाने से हमें मजमूई तौर पर हमारे माशरे को नुकसान हुआ है। तो जहां पर दाएं बाजू की जमातें हों, वहां पर प्रोग्रेसिव और लेफ्ट ऑफ द सेंटर जमातें भी होनी चाहिए, कि जो माशरे के अंदर बैलेंस क्रिएट करती हैं। तो इस वक्त ज्यादा सेंटर राइट पे ही स्पेक्ट्रम दिखाई दे रहा है सारी पार्टीज का, राइट? जी, इस वक्त तो सब दाएं बाजू की सेंटर राइट की जमातें हैं, और उसी वजह से हमारे यहाँ एक दूसरा जो रुख है तस्वीर का, कि पाकिस्तान इतना इंटॉलरेंट मुल्क नहीं था, और ना है, ना हमारी इतनी सोसाइटी है जितनी बन गई है इस पॉलिटिक्स की वजह से। और फिर इवेंचुअली लोगों के इश्यूज हैं, लोगों की रोजमर्रा जिंदगी है, मसाइल का तो हम सबको पता है, लेकिन सोल्यूशंस भी सामने लेकर आनी है, सोल्यूशंस भी लोगों के सामने रखनी है। अभी 2 दिन पहले वर्ल्ड बैंक की डेटा आई, अलार्मिंग डेटा है कि 9 करोड़ पाकिस्तानी इस वक्त सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रहा है। 2 करोड़ 80 लाख बच्चा पाकिस्तान में जो स्कूल से बाहर है, जिसने स्कूल की शक्ल तक नहीं देखी। 25 लाख नौजवान हर साल जॉब मार्केट में ऐड हो रहे हैं, उनके लिए कोई रोजगार नहीं है, वो खतरनाक तरीन सफर करने पे मजबूर है, कोई यूरोप के समुद्र में डूबकर शहीद हो रहा है। तो हमें अपने मुल्क को ठीक तो करना है, और अगर हम ठीक ना कर पाए तो आगे फ्रैंकली हालात हम तो केओस और एनार्की की तरफ बढ़ेंगे। तो ये सोच है, इंशाल्लाह एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करने की सोच है अब, और एक लंबा सफर होगा। लेट्स सी, अभी तो फिलहाल इलेक्शन आजाद कंटेस्ट कर रहा हूं मैं भी, हाजी लश्करी साहब भी, शाहिद साहब तो इलेक्शन कंटेस्ट कर ही नहीं रहे, और मिफ्ता साहब भी नहीं कर रहे। मुस्तफा साहब, ये ना हो कि आप इंतखाब जीतने के बाद कहीं IPP का या किसी और पार्टी का अनाउंस कर दें, ऐसा तो नहीं सरप्राइज देने वाले आप? नहीं, ऐसा सरप्राइज कतई नहीं देने वाला। ये तो फिर वही पॉलिटिक्स हो गई, जो पॉलिटिक्स जिसके नतीजे में मुल्क यहाँ पर पहुंचा है। और सच्ची बात है, अगर आपको बताऊं तो मेरी तरजीह तो यही होगी कि ऑपोजिशन के बेंचों पे बैठूं, वहां पर एक अच्छी पॉलिटिक्स करने की कोशिश करूं। ये जो अभी लाडले बनकर हुकूमत में आ रहे हैं, ये मांगे तांगे की हुकूमत ज्यादा अरसा चल नहीं पाएगी। तो अगर आप अपोजिशन बेंच पे बैठते हैं और सबसे पहला एजेंडा आप ये फेस करते हैं कि प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिवर्स करना है, जिसका रूमर भी चल रहा है, तो क्या करेंगे फिर आप? वुड यू अपोज इट? नहीं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी, नो, ऑफ कोर्स मैं प्रोविंशियल ऑटोनॉमी को रिवर्स करने का बिल्कुल हामी नहीं हूं। वफाक को अपने आप को इंप्रूव करना चाहिए। अब ये देखिए कि 18th अमेंडमेंट के नतीजे में जब आपने दर्जनों मिनिस्ट्रीज और महकमे सूबों को डिवॉल्व कर दिए, तो उसके बाद अगर सरकारी मुलाजमीन की तादाद फिर बढ़ जाती है वफाकी हुकूमत में, तो ये सूबों का कसूर नहीं है, ये वफाकी हुकूमत का कसूर है। और अगर वफाकी हुकूमत अपनी फिस्कल पॉलिसीज को ठीक नहीं चला सकती, तो उसका ये जवाब नहीं है कि आप सूबों से उनके इख्तियारात वापस ले। वैसे बिलावल साहब कह रहे हैं 17 मिनिस्ट्रीज बंद कर दूंगा मैं अगर मुझे ताकत मिलती है तो। जी, और होनी भी चाहिए। देखें, ये कुछ चीजें ऐसी हैं कि जो हम भले सियासी मुखालफत एक दूसरे की करते रहे, लेकिन पाकिस्तान के लिए करनी जरूरी है। अभी जिस तरह प्राइवेटाइजेशन है, अब PIA है, रेलवेज है, आपके 28 स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेज हैं जो हर साल 1000 अरब के करीब झटका दे देते हैं कौमी खजाने को। और ये 1000 अरब का जो झटका है, ये टैक्स पेयर का पैसा है कि जो लोग गाड़ी में पेट्रोल डलवाते हैं, मोटरसाइकिल में पेट्रोल डलवाते हैं, उससे कटता है। जो अपना बिजली और गैस का बिल देते हैं, उससे कटता है। फोन कॉल करते हैं, उससे कटता है। माचिस की डब्बी खरीदते हैं, उससे कटता है। तो हम पब्लिक के पैसों के साथ इस तरह तो गुलछड़े किसी को उड़ाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। मुस्तफा साहब, डिसिप्लिन होना चाहिए। आप ह्यूमन राइट्स की कॉज को चैंपियन भी करते रहे हैं पीपल्स पार्टी में रहकर। उसके अलावा भी बलोच यकजहती मार्च शुरू होता है, बलोचिस्तान से इस्लामाबाद पहुंचता है। आपको लगता है उसका ट्रीटमेंट थोड़ा सा अनफेयर रहा, जिसकी वजह से ग्रीवेंसेस बढ़े हैं? बहुत अनफेयर ट्रीटमेंट रहा। मैंने बल्कि उसके ऊपर बयान भी दिया, ट्वीट भी की कि अगर उनको पुरअमन तरीके से इस्लामाबाद में आने दिया जाता
यहाँ पर वो अपना कैंप लगाते, उस कैंप के अंदर कोई वजीर साहब चले जाते, प्रेफरेबली वजीर इंसानी हकूक चले जाते और उनकी बातें सुनकर वजीर आजम तक पहुंचा देते, तो कौन सी क़यामत आ जाती। ये जो विजुअल्स थे, इन विजुअल्स ने पूरे पाकिस्तान में अच्छा पैगाम नहीं भेजा। और खवातीन हैं, बच्चियां हैं, बूढ़ी खवातीन हैं, और वो जब यहाँ पूरे मुल्क से तो आप उन्हें गुजरने देते हैं, और इस्लामाबाद आकर इस तरह का सलूक, ये किसी भी सूरत, इस्लामाबाद पूरे पाकिस्तान के शहरियों का दारुल खिलाफा है, उनका शहर है, बलोचों का है, पख्तूनों का है, सिंधियों का है, पंजाबियों का है। तो यहाँ पर इस तरह का रवैया बिल्कुल इख्तियार नहीं करना चाहिए। और जो जेन्युइन ग्रीवेंसेस हैं, जब तक रियासत अपना दिल बड़ा नहीं करेगी, कंपैशनेट नहीं होगी, उस वक्त तक लोगों के प्रॉब्लम्स हल नहीं होंगे। तो आप जो बलूचिस्तान की पॉलिटिकल एवोल्यूशन देख रहे हैं, वहां पर जो जोड़ तोड़ की सियासत होती है या बाप पार्टी की जो पॉलिसीज रही हैं, आपको लगता है कि पॉलिटिकली एड्रेस कर सकती हैं वहाँ की सियासी पार्टीज इन मसाइल को, या फिर वहाँ पॉलिटिकल प्रोसेस ही इतना कॉम्प्रोमाइज हो चुका है कि वो उसमें इतनी जान ही बाकी नहीं रही? ये आपका अच्छा सवाल है। मेरे ख्याल में जो क्रेडिबिलिटी है वो बहुत मैटर करती है, चाहे कोई भी प्रोफेशन हो। आपका जर्नलिज्म उठा लें, सियासत उठा लें, और जो अभी पॉलिटिकल पार्टीज वहां पर मौजूद हैं, जो 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 पावर सेंटर्स के करीब रहकर हुकूमत में आती हैं, या जिनके ऊपर ये जिनके बारे में कहा जाता है कि वो पावर सेंटर्स के बहुत करीब हैं, दे ऑल्सो लैक इन क्रेडिबिलिटी। और इसी वजह से फिर वहां के जो लोग हैं वो उनको इतना मेरे ख्याल में फिर वो अहमियत नहीं देते, ट्रस्ट नहीं करते, एतमाद का फुकदान है। तो अगर तो वहां के लोगों की बात सुनी जाए, वहां का जो नौजवान है वो पॉलिटिकल प्रोसेस पे एतमाद काफी हद तक खो बैठा है। और जब इस तरह के विजुअल्स आते हैं कि अगर आप अपना डेमोक्रेटिक राइट एक्सरसाइज कर रहे हो एहतजाज का, और आपको उसकी भी इजाजत ना मिले, तो फिर और बददिली पैदा होती है। ठीक है। तो आई थिंक कि वहां के लोगों के अंदर अभी भी देखिए बहुत टैलेंट है। जो ये साउथ ऑफ बलोचिस्तान है, मकरान डिवीजन है, गवादर के लोग हैं, इतना पढ़ाई लिखाई का वहां पर कल्चर है, इतना किताबें पढ़ने का लोगों को शौक है कि यूल बी शॉक्ड। और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में अगर कहीं पर सबसे ज्यादा किताबें पढ़ने का रुझान है तो वो वहां पर है। अब इस तरह के लोगों को आप उस तरह ट्रीट नहीं कर सकते। वो बाशऊर लोग हैं, उनको बराबर का शहरी समझिए और एक लार्ज हार्टेडनेस दिखाइए उनकी तरफ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया मुस्तफा नवाज साहब, आपने अपना वक्त दिया। उनका कहना कि जो राइट मूवमेंट हैं उनको फेयरली ट्रीट करना चाहिए, और पॉलिटिकल सॉल्यूशंस जो हैं वो बलूचिस्तान के मसाइल का हल भी हैं। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद इलेक्शन कमीशन और तहरीके इंसाफ की बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। तहरीके इंसाफ का फ्यूचर इलेक्शन कमीशन के किसी हद तक हाथ में रहा है रिसेंटली। उसकी वजह यह है कि जो बल्ले का निशान है वो उनसे वापस लिया गया लास्ट वीक की अगर बात की जाए। लेकिन हैरानकुन चीज़ ये रही कि इसके अलावा कि सब क्लेम्स किए गए कि उनके उम्मीदवारान को इलेक्शन कमीशन की तरफ से मिसट्रीट किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं। लेकिन जो नंबर अब सामने आ रहा है, सोशल मीडिया पे गर्दिश कर रहा है, उसके मुताबिक ये कहा जा रहा है कि सबसे बड़े नंबर में कागजात जमा करवाने वाली जो पार्टी है वो तहरीके इंसाफ है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दी एलिगेशंस जो कि तहरीके इंसाफ के लोग लगाते रहे हैं। इसके साथ साथ जो इलेक्शन कमीशन पंजाब का नोटिस है कागजात छीनने का, ये भी एक सवाल है कि आया उस नोटिस के लिए जाने के बाद कुछ ना कुछ लेवल प्लेइंग फील्ड की वापसी हुई है या नहीं, और जो बानी चेयरमैन है तहरीके इंसाफ के, उनका पॉलिटिकल मुस्तकबिल क्या होगा। इन्हीं मौज़ूआत पर हम बात करते हैं। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो कि वकील हैं तहरीके इंसाफ के। नईम साहब, ये बताइएगा, बहुत सी फुटेजेस, बहुत से मनाजिर हमने देखे, बहुत से आपके उम्मीदवार ये शिकायत कर रहे थे कि कागजात नामजदगी छीने जा रहे हैं उनसे, लेकिन जो नंबर सोशल मीडिया पर गर्दिश कर रहे हैं उसके मुताबिक तो सबसे ज़्यादा कागजात नामजदगी जमा करवाने वाली जमात ही तहरीके इंसाफ है। ऑलमोस्ट 2400 के करीब पेपर जो हैं वो सबमिट हुए हैं। तो इस पर क्या टेक है आपका? बहुत शुक्रिया जी, बड़ी मेहरबानी नवाजिश जी। जी बिल्कुल, जो पोजीशन है इस वक्त भी हमारे तमाम उम्मीदवारान के जो है नॉमिनेशन पेपर जो नहीं दिए गए, इसी तरह हसन न्याजी की बात की जाए तो उनके भी नॉमिनेशन पेपर जो है वो साइन करने की इजाजत नहीं दी गई। हैदर मजीद साहब या दीगर हमारे जो मिलिट्री के पास हैं, या उसके अलावा जो बाहर, कल मैं अगर अपनी बात करूं तो हमारे भाई हैं इंतजार हुसैन पंजोता के, उन्होंने पेपर जमा करवाने थे सरगोदा से, तो उनके भी नहीं दी गए। तो वो वकील है इमरान खान के और लीगल टीम का हिस्सा हैं, प्रोमिनेंट बंदे हैं, उसके बावजूद उनके पेपर नहीं दिए गए। तो वहां पर अगर कोई वर्कर जाता है या कोई
हमारा लोकल जो है वो कैंडिडेट जाता है किसी इलाके का, कोई जो इस वक्त मीडिया के ऊपर या आपके तवज्जो से उसकी इतनी नहीं है कि वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर आता हो या सोशल मीडिया के ऊपर एक्टिव है, तो उसकी एप्लीकेशन तो कहीं पर नजर भी नहीं आएगी। तो हम पूरा रिकॉर्ड ले रहे हैं और कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है वो फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। जो इलेक्शन कमीशन ने लेवल प्लेइंग फील्ड की यकीन दहाई करवाई थी, उसके बावजूद लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी गई, और जो शिकायत वसूल की हुई थी लोगों की तरफ से, वही इलेक्शन कमीशन जो है आईजी और चीफ सेक्रेटरी वगैरह को लेटर लिख रहा है कि मुझे शिकायत वसूल हुई है। तो लिहाजा अगर आपको ये वसूल हुई है शिकायत, तो हम तो यही कह रहे थे कि जो आरओज हैं, डीआरओज हैं, वो इंतजामिया से ना ली जाएं। अब आप क्यों बेबस हो रहे हैं? और ये भी एक लेटर जो लिखे जा रहे हैं, ये भी उस साजिश का एक हिस्सा मैं समझता हूँ है, जिसमें ये सिर्फ और सिर्फ आंखों में धूल झोंकी जा रही है कि हमसे वो कंट्रोल हो नहीं पा रहा है। तो ये आपका अपना डिसीजन था। हालांकि जुडिशरी ने तो इनकार ही नहीं किया, उन्होंने ये कहा था कि जब भी आपको जरूरत होगी तो आप आरओ जो हैं हम उसके ऊपर आपको बताएंगे, लेकिन आप उस वक्त हमसे रजू कीजिएगा। रजू ही नहीं किया गया, खुद ही प्रिजम्पशन कर ली गई। जो फरवरी के अंदर इनकार हुआ था वही इनकार सुप्रीम कोर्ट के सामने पेश कर दिया गया। वैसे नईम साहब, सॉरी टू कट यू हियर, 13 में जब जुडिशरी से भी आरओज लिए गए थे, उसके बाद भी खान साहब ने कहा था कि ये इलेक्शन गैर शफाफ हुआ है, तो उसकी गारंटी क्या थी कि वहां से लोग आते और आप मुतमईन हो जाते उस पर? देखिए जो आज सूरत हाल है उसमें और इसमें फर्क सिर्फ इतना है कि जो जजेस होते हैं वो 3 MPU के ऑर्डर जारी नहीं करते, जजेस वो लोगों को गिरफ्तार नहीं करते, जजेस लोगों के घरों में छापे नहीं मारते, जजेस जो हैं वो किसी के जो है इज्जत की तकरीम का बेतुकीरी नहीं करते, और लोगों की जो माएँ हैं, बहनें, उनके दुपट्टे जो हैं वो नहीं छीनते। ये तो डीआरओ जो इस वक्त जो इंतजामिया है, डीसी हैं, एसी हैं, डीपीओ हैं, इनका काम है ये ऑर्डर जारी करें, ये ग्राउंड्स के अंदर पानी छुड़वा रहे हैं, और जो ये प्रैक्टिकली लोगों की रैलियों के ऊपर जलसे की इजाजत ना देकर पाबंदियां लगाकर लोगों को गिरफ्तार करके जो ये कर रहे हैं, वो तो नहीं 2013 में कोई जुडिशरी ने किया था। अच्छा, मुझे ये बताइए, जो बल्ले का निशान वापस लिया गया है, जो सरबराहान की फहरिस्त सामने आई है, उसमें खान साहब का नाम नहीं है। आप अब जा रहे हैं पेशावर हाई कोर्ट, अगर वहां से भी रिलीफ नहीं मिलता, सुप्रीम कोर्ट से भी नहीं मिलता, तो फिर स्ट्रैटेजी क्या होगी पीटीआई की? देखिए, बल्ले का निशान कानूनी तौर पर हमसे छीना नहीं जाता, और हमें उम्मीद है कि कानूनी पहलू कोर्ट के सामने रखे जाएंगे और बल्ले का निशान हर सूरत अलॉट होगा। दूसरे नंबर पर अगर कोई चाहे कज़ा ऐसी चीज आती है तो फिर हम नेक्स्ट भी हमारे पास लाए अमल है। लेकिन ये सारा किया क्यों गया? सिर्फ वर्कर्स के अंदर मायूसी पैदा करने के लिए, पीटीआई को साइड पर करने के लिए। जो खान साहब ने आज से 11-12 महीने पहले कहा था ना कि एक लंदन प्लान के जरिए मुझे हटाया जाएगा, अंदर डाला जाएगा, पीटीआई को क्रैश किया जाएगा, वो सारा अमली जामा पहनाया जा रहा है। लेकिन बात यह है कि यार वोट जो है वो इमरान खान का है, इतने ज्यादा लोग जो है इमरान खान को चाहते हैं, जो जिस तरफ ये जाते हैं लोग इमरान खान करते हैं, बल्ला हो या बिल्ली हो। बात यह है कि वोट जो है वो कप्तान का है। ये बताइए कि अगर ऐसा आप ना करते कि गौहर खान को बिला मुकाबला आपने चेयरमैन मुंतखब करवा दिया, कुछ ना कुछ अगर उसमें रेगुलरिटी होती तो शायद ये एतराज लगते ही ना। रिग्रेट करती है पार्टी इस बात को? नहीं, देखिए उसके अंदर कोई ऐसी बात नहीं थी। अगर इंटर पार्टीज इलेक्शन की बात की जाए तो आप तमाम जमातों के देखें तो किसी जमात ने भी जैसे हमने करवाया ऐसे नहीं करवाया। दूसरे नंबर पर वो सिर्फ अपने नोटिफिकेशन, उन्होंने एक पेज निकाला हुआ, मैं देखा कि कोई डॉक्यूमेंट ही नहीं, हमारी पूरी मुकम्मल एक फाइल जो गौर साहब लेकर गए थे वो मुझे उन्होंने दिखाई थी। और इलेक्शन के हवाले से हमने कोई छुपा के नहीं किया। आपके चैनल्स के ऊपर ये तबसरा बार बार जारी रहा कि डेट मुख्तस हो गई है 2 के लिए, इलेक्शन पेशावर में होने जा रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को मुरासला लिखा, इलेक्शन कमीशन ने चीफ सेक्रेटरी आईजी को और केपीके जो है वो जो केपीके के जो चीफ सेक्रेटरी हैं और केपीके के जो आईजी हैं, दोनों को मुरासला लिखा कि इनको सिक्योरिटी फराहम की जाए। तो वो मुरासला किस सूरत में था? फिर टीवी चैनल्स के ऊपर चलता रहा, हमने ऑफिशियल अपने जो दफातर थे वहां पर अपना शेड्यूल चस्पा किया, हमने तो हर चीज ओपन की है। और अगर आगे से कोई उम्मीदवार ही नहीं होगा तो फिर डेफिनेटली वो जो तफसीली फैसला नईम साहब आया इलेक्शन कमीशन का सामने, वो तो ये कहते हैं कि किसी भी आईनी फोरम ने उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी जनरल तैनात ही नहीं किया, और इसी तरह न्याजुल्लाह न्याजी साहब के हवाले से भी है कि इलेक्शन कमिश्नर आप तैनात नहीं कर सकते थे उनको। तो ये इख्तियारात तो कानूनी तौर पर थे तहरीक इंसाफ को? नहीं, देखिए हमने अपने आइन के मुताबिक उनकी भी तैनाती की, और न्याजुल्लाह न्याजी साहब की भी आपको तैनाती का बड़ा वाज़ेह पता है कि बैरिस्टर गौहर साहब जो थे वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे, लेकिन जो ही चेयरमैन का उनका इंतखाब हुआ कि खान साहब ने कहा कि इनको खड़ा किया जाए और इनको जो है वो लाया जाए और इनको मुंतखब किया जाए,
तो उसके बाद आपने देखा कि हमने पूरा प्रोसेस किया और उसके अंदर ही हमने नियाजुल्लाह नियाज़ी साहब को जो है वो नोटिफाई किया। लेकिन जमाल अकबर अंसारी साहब का इस्तीफा तो मौसूल ही नहीं हुआ किसी को, वो ये कह रहे हैं। किसका इस्तीफा जी? जमाल अकबर अंसारी साहब जो इससे पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे तहरीक इंसाफ के। देखिए जमाल अकबर अंसारी जो है आपको पता है कि वो किस तरह से उन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से लातल्की की है। तो जो बंदा किसी भी पार्टी से लातल्की करता है तो उसका आइन है कि वो उसका मेंबर किस तरह से रहता है, किस तरह से नहीं रहता है। तो हमारा जो आइन है वो बड़ा वाज़ेह है, हमने अपने आइन के मुताबिक देखना है। लेकिन बात यह है कि ये किसी और का मसला नहीं है, यहाँ पर सिर्फ इमरान खान का मसला है। अब एक बल्ले का निशान एक जमात से अगर आप लेते हैं और उसको कहते हैं जी कि आपका नाम भी पीटीआई नहीं है, तो आप पूरे मुल्क की जो 80% अवाम है उसका जो आईनी तौर पर एक हक है, जो आइन का आर्टिकल जो है वो 17 जो है वो देता है, जिसमें वो वाज़ेह तौर पर राइट टू एसोसिएशन का हक देता है कि कोई भी शख्स जो है, कोई भी शहरी जो है वो एसोसिएशन का राइट रखता है। नईम साहब, आपने अपनी बात भी की, पीपी 180 से मरियम नवाज साहिबा के अगेंस्ट आप इलेक्शन लड़ रहे हैं, तो हाई होप्स हैं कि हैवी वेट समझी जाती हैं, वो हरा लेंगे उनको आप? देखें जो मरियम बाजी है ना जी, वो हल्के में पोजीशन ये है कि जो ही मेरे पेपर जमा हुए हैं ना तो वहां पर पोलिंग और सारा सिलसिला पोस्टें लग गई हैं, तो लोगों ने पहले ही रिजल्ट दे दिया और रिजल्ट के अंदर उनका सर्वे के अंदर 7% उनका है, तो बाकी आपके अल्लाह की करम नवाजी से पीटीआई का है। ठीक है जी, अब उसमें से मैं हूं, उससे कोई और है हमारा वर्कर हो तो वो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है जी, तो बात यह है कि वोट खान का है। उनको शायद वहम था कि वहां पर कोई उम्मीदवार नहीं होगा, वहां पर हमारे कम से कम 10-12 उम्मीदवारों ने पेपर्स जमा करवाए हैं। इन्होंने अगवा करवाया था, वहां पर इफ्तिखार गोंदल को उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवाई थी और इफ्तिखार गोंदल ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बावजूद उसने कहा कि मैं पेपर जमा करवाऊंगा तो मैं पीटीआई से करवाऊंगा। तो ये इनको इंशाल्लाह वो नजर आ जाएगा और ये जो सीएम के ख्वाब देख रही है ना, लोग इनको सीएम बनाएंगे। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। नईम हैदर पंजोता साहब हमारे साथ मौजूद थे और उनका कहना यही था कि बेशक उनका मुकाबला मरियम नवाज साहिबा से हो, किसी भी कैंडिडेट से हो, लेकिन तहरीक इंसाफ का जो वोटर है वो अपनी जगह पर मौजूद है और इन तमाम शिकायत जो कि वो कर रहे हैं इसके बावजूद तहरीक इंसाफ जो है वो इज़ माइल्स अहेड ऑफ अदर पार्टीज़। एक ब्रेक शामिल करते हैं प्रोग्राम में। ब्रेक के बाद जो इलेक्शन के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं मुख्तलिफ सिविल कम्यूनिटीज़ के या फिर पॉलिटिकल पार्टीज़ के और इलेक्शन की शफाफियत पर जो सवाल हैं उसको एड्रेस करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हमने तहरीक इंसाफ का जो इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का स्टाइल है उसको डिस्कस किया और क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं अगले इलेक्शन में उनके लिए, लेकिन इसके साथ साथ जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था तहरीक इंसाफ का वो भी बहस का मौजू रहा और उसकी वजह यही थी कि इलेक्शन कमीशन ने यह कहा कि जिस तरह से सेक्रेटरी जनरल पार्टी के आपने बनाए या फिर जो इलेक्शन कमिश्नर तहरीक इंसाफ ने चूज़ किए उसमें मसला है। साथ साथ बार काउंसिल्स की तरफ से ये इल्ज़ाम लगाया गया कि हल्का बंदियों में खासी बेज़ाब्तगियाँ हैं। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सरवर बारी साहब जो कि साबिक सरबराह हैं फैफन के। सरवर साहब शुक्रिया आपके वक्त का। बताइएगा, काफ़ी फुटेजेस हमने सोशल मीडिया पर फ्लोट करती हुई देखी हैं जिसमें उम्मीदवारान ये गिला कर रहे हैं कि कागजात जमा करवाने आए थे, उनसे किसी ने छीन लिए या फिर गिरफ्तारियां हैं या फिर पर्चों का दर्ज होना है। आपको लगता है कि इलेक्शन से पहले का माहौल एक कंसिडरेबल एनवायरनमेंट है फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए इस स्टेज पे? जो आपका सवाल है वो तो क्वेश्चन की तरह जाहिर है कि इलेक्शन कमीशन और जो निगरान इंतजामिया है पाकिस्तान में वो बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है, न्यूट्रल नहीं है, ऑनेस्ट नहीं है और जो कुछ उन्होंने किया है जैसे कागजात नामजदगी का छीनना, लोगों की पकड़ दकड़ करना, मामूली बातों पर उनके ऊपर MP और 3 के तहत मुकदमात कायम करना, पार्टी को कहना कि आप अपने नए इंतखाबात करवाएं और इलेक्शन कमीशन का अपना महफूज फैसले पर 3 से 4 माह तक बैठे रहना। तो बहुत सारे हमारे पास शवाहद हैं जिसकी बुनियाद पर हमें लगता है कि आज की तारीख तक इलेक्शन कमीशन, निगरान इंतजामिया बिल्कुल गैर जानबदार नहीं है और ना ही लेवल प्लेइंग फील्ड है। इसलिए अगर आप देखें सुप्रीम कोर्ट ने अभी अतर वनुल्लाह साहब ने जो फरमाया है कि इलेक्शन का फ्री एंड फेयर होना इलेक्शन के नतायज से ज्यादा अहम होता है और ये बड़ी मैं समझता हूँ कि उन्होंने बुनियादी बात की है और जो कंट्राडिक्शन है उसकी तरफ इशारा है और ये भी इशारा है कि अगर
सुप्रीम कोर्ट बार बार ये कह रही है कि इलेक्शन कमीशन फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए, तो उसका मतलब ये है कि वो अभी तक नहीं करवा रहा। तो बुनियादी तौर पर ये है कि ये मैं कह सकता हूँ कि अभी भी मैं समझता हूँ कि टाइम है स्क्रूटनी का। अगर इसमें भी उन्होंने पार्टीजनशिप का मुजाहरा किया है इलेक्शन कमीशन ने, सही, तो ये बहुत अफसोसनाक बात होगी। लेकिन बारी साहब, इसके अलावा जो एक टेक्निकल पहलू बताया जाता है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, तफसीली फैसला जो है वो ये कहते हैं कि उमर अयूब साहब को सेक्रेटरी जनरल नॉमिनेट किसी ने नहीं किया, इसीलिए वो जो इलेक्शन कमिश्नर नॉमिनेट करते हैं वो भी नहीं हो सकता, और ये इलेक्शन जो है ये गैर शफाफ है। आपको लगता है कि टेक्निकली वजन है इस आर्ग्यूमेंट में? देखिए, टेक्निकली हम अगर टेक्निकलिटीज पे जाएं तो फिर तो इलेक्शन कमीशन को अपने ये जो इंतखाबात करवा रहे हैं इनको मुस्ताफी हो जाना चाहिए, क्योंकि एक ऐसा इलेक्शन कमीशन जो अपने इंतखाबात सही नहीं कर सकता, जिसकी अपनी कैपेसिटी जो है उसका अंदाजा आप लगा लें जाके। हमने एक रिपोर्ट जारी की थी जो लोकल गवर्नमेंट के इंतखाबात हुए थे, उसमें जो रिजल्ट थे, रिजल्ट फॉर्म थे, 75% रिजल्ट फॉर्म जो है उनकी जमा तफरी की गलत थी। तो इलेक्शन कमीशन का अपना स्टैंडर्ड ऐसा है। दूसरा ये कि अगर आप दो लोग एक ही जुर्म करते हैं और एक को आप सजा देते हैं, दूसरे को नहीं देते, और इस चीज में, इस हमाम में, तो सारी सियासी जमातें जो हैं वो फेल हो जाएंगी। इस टेस्ट पे अगर इतनी बारीक बीने से टेक्निकल चीजें ले रहे हैं तो फिर टेक्निकलिटीज के ऊपर ही रखें। फिर अगर कोई पूरा नहीं उतरता तो फिर आप सबको सजा दें। बारी साहब, ये बताइएगा, ठीक, बार काउंसिल्स के हवाले से एतराज़ात हल्का बंदियों पे सामने आ रहे हैं। उन्होंने कुछ हलकों का एक तकाबली जायजा भी लिया है कि यहाँ पर सेम नंबर ऑफ वोट्स पे 2 हलके, कहीं 1 हलका। इस पर जो जवाब आया सुप्रीम कोर्ट का वो ये कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से जो सुनवाई है, उनके जो एक्शंस हैं इसके हवाले से, हल्का बंदियों के हवाले से, वो इलेक्शन के बाद की जाए। आपको लगता है कि ये सूरत हाल जो बार काउंसिल्स ने रेस की है ये वाकई एक तशवीशनाक थी कि हल्का बंदियों में जो है वो मुताबिकत नहीं है अक्सर जगहों पे? देखिए, जो तकरीबन 5 में से 1 जो हल्का है वहां पर जो प्रिंसिपल्स ऑफ डिलिमिटेशन है वो वायलेशन हुए हैं। अच्छा, उनकी वायलेशन हुई है। एक 10% का फार्मूला है 23 जो सेक्शन है इलेक्शन एक्ट का, उसमें बहुत सारे प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं। उनमें एक मेजर प्रिंसिपल है 10% से ज्यादा प्लस माइनस 2 कॉन्स्टिट्यूंसी जो है उनके दरमियान आबादी में फर्क नहीं हो सकता। अब चित्राल में आप देखें 5,50,000 के आबादी पर एक नशिस्त है, और कई इजला में 11 लाख के ऊपर एक नशिस्त है। और गुजरांवाला की कभी भी ये नहीं हुआ था कि हाफिजाबाद के साथ गुजरांवाला की किसी नशिस्त को जोड़ दिया गया हो। हाफिजाबाद की एक नशिस्त को एक म्यूनिसिपल कमेटी में 3.5 लाख की आबादी को निकाल कर उसको गुजरांवाला की एक कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ जोड़ दिया गया है। और ऐसी बहुत सारी मिसालें मौजूद हैं जिसमें जाहिर होता है कि सूबाई असम्बली की आबादी, सीट की आबादी और कौमी असम्बली की सीट की आबादी एक जैसी है, जैसे मैंने चित्राल की बात की है। और अगर आप देखें तो ये तकरीबन सूबाई असम्बली की जो एवरेज जो आबादी है वो यही है 5 लाख, 5.5 लाख। और बाजौड़ की जो कॉन्स्टिट्यूंसी है NA 8 है गालबन, वहां पर 12 लाख के ऊपर एक हल्का है। तो आप किस तरह जस्टिफाई कर सकते हैं? सही। और जो जस्टिफिकेशन इलेक्शन कमीशन ने अपनी वेबसाइट पे डाली हुई है, इलेक्शन कमीशन ने बॉदर नहीं किया कि वो सारी जो एक्सप्लेनेशन है उनकी तरफ से, क्योंकि वो भी लॉ में जो इलेक्शन कमीशन के ऊपर मैंडेटरी है कि इलेक्शन कमीशन अगर वो 10% की जो फार्मूला है उसको पूरा नहीं कर पाता तो उसके लिए जरूरी है कि वो रीजन दे, तो रीजन भी दी गई। दूसरा ये है कि 15-16 मिलियन एलिजिबल वोटर्स आर मिसिंग फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल। और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पर ओवर रजिस्ट्रेशन है, यानी कि मरी में 78% आबादी जो है वो रजिस्टर्ड एज वोटर है, और जेलम, पिंडी, चकवाल में तकरीबन 70 और 75% के। इसकी क्या वजह है जो आपने इतना बड़ा नंबर बताया? व्हाई आर दे मिसिंग फ्रॉम द पोल्स? तो इसलिए ये शक करना कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ इस तरह डिलिमिटेशन की है जिससे किसी एक पार्टी को फायदा हो सकता है और दूसरी पार्टी को,
नुकसान ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। सरवर बारी साहब हमारे साथ मौजूद थे। उनका कहना यह था कि 15 से 16 मिलियन वोटर्स ऐसे हैं जो कि इंतखाबी फहरिस्तों से गायब हैं, और इसके साथ साथ 5 में से 1 हलकों में उन्होंने कहा कि हर 5 में से 1 हलके में कोई ना कोई डीलिमिटेशन के हवाले से बेज़ाब्तगियाँ मौजूद हैं। मज़ीद डिस्कस करेंगे इसको आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाजरीन। पाकिस्तान के अंदर जितनी भी मुआशी मुश्किलात रहीं पाकिस्तान की रियासत को, पाकिस्तान की इकॉनमी को, उस सब का हल बहुत से लोग ये बताते हैं कि वो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शंस हैं। उसकी वजह यह है कि जब मैंडेट से एक हुकूमत वापस आएगी तो वो सियासी फ़ैसले करने के हवाले से भी जुरिस्डिक्शन और इख्तियार रखती होगी, लेकिन साथ साथ इंतखाबी अमल का मुतासर होना या फिर उसकी तरफ उंगलियाँ उठना या किसी एक पार्टी की तरफ से ये कहा जाना कि हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, ये एक बहुत ही तशवीशनाक सूरत हाल हो सकती है। उसकी वजह यह है कि इलेक्शन से एसोसिएट की जा रही है स्टेबिलिटी, और अगर इलेक्शन ही स्टेबल नहीं होता तो क्या इलेक्शन होने के बाद, किसी जमात के ताकत में आने के बाद पाकिस्तान में स्टेबिलिटी वापस आ सकती है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है। और इसको इंश्योर करना कि पॉलिटिकल प्रोसेस स्मूथली आगे चले, इसमें धांधली के इल्ज़ामात ना लगें, हल्के खोलने के इल्ज़ामात ना लगें और धरने दोबारा से दिए जाने का कल्चर ना हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू एंश्योर स्टेबिलिटी। प्रोग्राम आपने मुलाहिज़ा किया, अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।